जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारी शुरुआत नहीं हो रही है और नई शुरुआत किसकी हो रही है? इतिहास की। ठीक है, तो राजस्थान का इतिहास अपने पूरा संपूर्ण देखेंगे, इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ अनसुने तथ्य भी देखने को मिलेंगे कि सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, खुदारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। राजस्थान की धरती वास्तव में इतिहास से, अगर हम देखें, बलिदान साहस से भरी पूरी है और आज जानेंगे हम। और इससे पहले क्लास शुरू करूं तो इतिहास के लिए अब क्या कहें, मेरे दिल के बहुत पास हो तुम। इतिहास रवाक रखिए, सुनो और सुरे। हाँ, नया हो गए, नए नए बैठे हो। चलो, अब क्या कहें, मेरे दिल के बहुत पास हो तुम, मेरे प्यार का एक खूबसूरत एहसास हो तुम। खड़े हो, एहसास। ठीक है, बस बस बस, अब करते हैं आपस शुरू। ठीक है, तो तैयार रहना और बढ़िया सोना नोट्स बनाइयो कॉपी में कि लोग कहे ओ भाई क्या ओसम नोट्स है, ऐसे कमेंट करें। है या नहीं है? जब तो चलो, इतिहास के अंदर मैं थाने एक बात बता दूं पहले जी, आप सभ्यता वगैरह पढ़ागा तो भी मैं ए टाइप उठान चित्र देखने मिलेगा। देखो, पुराना समय में जिगा चित्रकारा पे इस सब ऐसे ही थे। ठीक है, अब एक चीज आती है, कैलीग्राफी। मुझे ये बताओ क्या होता है, फिर अपने पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास को। कैलीग्राफी नाम सुना है आपने? कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी बता दो। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी जो होता है वो क्या होता है, जैसे अपने मान लो ब्याह का कार्ड छपावा तो उसमें देखना विवाह ऐसे डिजाइन से लिखेंगे, ऐसे। तो ये अक्षरों को डिजाइन में लिखना क्या कहलाता है? कैलीग्राफी। चलो शुरू करें आप। तो लिखो आप इतिहास। इतिहास नाम जो है राजस्थान का, ऐसे लिखना सामान्य परिचय। इतिहास का सामान्य परिचय, इतिहास का सामान्य परिचय, जल्दी जल्दी लिखो। इतिहास का सामान्य परिचय लिख लिया क्या रहे? तो देखो, हम इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटेंगे। तो सुनना ध्यान से मेरी बात। इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक पर हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। और नंबर दो पे हम पढ़ते हैं आद ऐतिहासिक काल। और नंबर तीन पर जो हम पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक काल। सीधा सीधा इनको याद करने का मतलब एक ही है। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आद ऐतिहासिक काल आया, यहां लिखा तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। जी हाँ, बात करें आप सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो मिली तो सही हमें, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए, उसे हम पढ़ नहीं पाए। आद ऐतिहासिक काल में लिखित में साक्ष्य तो मिले पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ये था आद ऐतिहासिक। यानी अब पूछेगा ना, सिंधु घाटी कालीबंगा सभ्यता हम जो भी पढ़ेंगे वो किसके उदाहरण है? तो वो आद ऐतिहासिक काल के। अब अगर हम आगे बात करें ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल में लिखा भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। इतनी बात बताओ, समझ में आई? तो अब इसको आप ऊपर जो है हेडिंग लगाओ, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, तीन भाग। नंबर एक पे लिखो प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर दो पे लिखो आद ऐतिहासिक काल, और नंबर तीन पे लिखो ऐतिहासिक काल। यहां इतना लिखना सिर्फ इसके अंदर, ज्यादा थ्योरी मत लिखो। नोट्स ऐसे बनाओ कि जब एग्जाम के टाइम रिवीजन करें तो शानदार तरीके से याद हो जाए। यहां सीधा लिख लो, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। नंबर दो पे लिखो आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, यहां पर लिखो लिखित साक्ष्य मिले किंतु पढ़ा नहीं गया, लिखित साक्ष्य मिले किंतु पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य मिले किंतु पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में लिखो आगे, लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया, लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया।
लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। अब देखो मैं थाने एक बात बताऊं, अपने नाम सुना है पाषाण काल? ये जो था ना प्रागैतिहासिक काल, इसमें आप लगभग पढ़ोगे सारी घटनाएं पाषाण काल की। पाषाण काल आरएस मेंस तक के सिलेबस में पाषाण काल जो है वो नहीं दिया गया है। यूपीएससी में लगता है अपने को लगा आरएस में, राजस्थान में। पाषाण काल को मतलब पत्थरों का काल। उस समय पत्थरों के हथियार हुआ करते थे, शिकार भी जो है वो किसे किया करते थे? पत्थर के। पत्थर शिकार किया हो जाए गुरु जी। आज देखो आपा कोई खेलता हुआ तो रस्सी वगैरह काटनी हो, पत्थर लेके लाग जाए काटन ने, और वह रस्सी की है कट जाए, तो रस मतलब उस पत्थर में ऐसा क्या है? पत्थर नोकीला होता है, तिखा होता है, तो पत्थर के जो पुराने टाइम में लोग वे पत्थर को जो हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। आदि मानव वगैरह पत्थर से जानवरों का शिकार करना। अब देखना ये जो चित्र दिखाए गए हैं ना, इसके अंदर आपको अगर कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसके हाथ में इस प्रकार से पत्थर का ही कुछ ना कुछ होगा औजार, है या नहीं है? तो वो है। अब उसके आगे हम बात करें तो ये लगभग आ जाए घटना पाषाण काल की, ठीक है। और हमारे भारत की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो है सिंधु घाटी। देखो विश्व का अगर पूछे तो करेंगे हम मेसोपोटामिया, तो इसके उदाहरण में हम लिख लेंगे कि यहां पर जो है वो हम पढ़ेंगे, यानी इस काल के अंदर सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो यहां देखेंगे। तो लिख लो यहां पर पाषाण काल उदाहरण के लिए लिख लेना, उदाहरण में यहां पाषाण काल लिख लेना, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात रही ऐतिहासिक काल। देखो ऐतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना होगी। वेद कितना है? बोलो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार है ना वेद। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? अच्छा, तो वेदों की रचना किस काल में हुई? तो यहां पर लिखो उदाहरण के लिए वैदिक सभ्यता। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं प्राचीन भारत के अंदर वैदिक सभ्यता। इस प्रकार से जो है इतिहास को अपना विभाजित किया जाता है। हम जो पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे इतिहास को। पाषाण काल हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, यूपीएससी वगैरह में लगता है, और है ना, तो क्योंकि पाषाण काल की वैसे मूर्तियां वगैरह मिली वो राजस्थान की सभ्यता में, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल से, और आदि ऐतिहासिक काल को अपनो सारों पहले टॉपिक रहेगा वो रहेगा सभ्यता, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। लेकिन लेकिन थोड़ा सा इतिहास के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि प्रश्न आ जाते हैं वहीं से भी एग्जाम में, ठीक है। तो आप ऊपर सबसे पहले लिखो इतिहास शब्द। इतना लिखने के बाद हम देखेंगे इतिहास। देखो इतिहास जो शब्द है, इतिहास जो शब्द है वह अगर हम देखें तो इसके दो अर्थ बन सकते हैं, इति, इति, और एक ये अलग निकल गया क्या भाई? हास। इति का मतलब पता क्या होता है? पूर्व या पहले। पूर्व का मतलब पहले बोल सकते हो आप, पूर्व या पहले। हास का मतलब होता है घटना, और इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही हुआ। ठीक है। अब देखो यहां पर इति से हमें क्या मिला? शब्द पहले, और हास का मतलब क्या है? घटना। तो इसका मतलब इसकी एक छोटी सी परिभाषा भी बना सकते हैं हम। इतिहास कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा मतलब अपने जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लेवल से हमें समझ में आ जाए, कैसे मर्जी एग्जामिनर प्रश्न घुमा दे, गलत ना हो। तो प्राचीन काल भी कह सकते हैं पूर्व को। प्राचीन काल की वह घटना, प्राचीन काल की वह घटनाएं, वह घटनाएं जिन्हें हम, जिन्हें हम साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं। इसके आधार पर? साक्ष्य, साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं, आधार पर, आधार पर पढ़ते हैं वह इतिहास है। आधार पर पढ़ते हैं वह क्या है? इतिहास। अब यहां पर हमारे सामने जो नया शब्द आया निकलकर, वो आया भाई साक्ष्य। ये साक्ष्य क्या है? साक्ष्य, तो देखो इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है साक्ष्य से। अब साक्ष्य क्या है? साक्ष्य है, जैसे हम बात करें सभ्यताएं, सभ्यता टॉपिक देखते हैं, सभ्यताएं। उसके बाद आप 2 नंबर पे देख लो शिलालेख हो गए, शिलालेख। शिलालेख के बाद अगर हम बात करें तो अभिलेख। अच्छा गुरुजी अभिलेख, शिलालेख ये क्या होता है ये बताओ आप मुझे। तो देखो मेरे भाई, लेख का मतलब है कुछ भी लिखा हुआ,
मतलब कहीं पर जो बात लिखी हुई है उसका मतलब क्या है, वो लेख है, कोई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो शिला, शिला बोला पत्थर ने, पत्थर पे लिखा गया तो वो क्या हो गया, शिलालेख। और आपका कई बार एक तो था पत्थरों पे पूरा लिखा जाना बड़ा तरीके से, ठीक है। अ, एक तो था छोटा रूप शिलालेख, और वो खूब सारे पत्थरों पे लिखी गई तो वो हो जाएगी प्रशस्ति। प्रशस्ति बड़ा रूप होता है, होती एक जैसी है। लेकिन एक चीज होता है, जी हाँ, पढ़ा कि फलानिया की याद में ये वाटर कैंपर लगाया गया है, जो भी लगाया गया है ना, उस प्रकार का एक पत्थर होता है तो उस पर लिखा जाता है इतिहास, ठीक है। वो होते हैं लेख, अभिलेख, शिलालेख वगैरह आप देखते हो। तो सभ्यता, शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। सिक्के, सिक्कों से भी किस राजा ने कौन से सिक्के चलाए थे वो जानकारी मिलती है। भारत की जो मुद्रा है वो क्या है, वेरी गुड, भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया। रुपया नामक जो मुद्रा है वो अपने भारत की है ना। तो प्रश्न एक पता क्या बनता है इतिहास से इसका, रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था सर्वप्रथम। तो लिखेंगे कि रुपया नामक मुद्रा का सर्वप्रथम जो प्रचलन है, सर्वप्रथम जो प्रचलन है वह किया था शेरशाह सूरी, शेर शाह सूरी ने। तो रुपया नामक मुद्रा सबसे पहले इतिहास में किसने चलाई थी, शेर शाह सूरी ने, ठीक है। सभ्यता, शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति, इनसे हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है इतिहास की। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं शिलालेख, तो शिलालेख हम पढ़ते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन जो शिलालेख है वो है बड़ली का शिलालेख। अब बताओ बड़ली जिला किस, बड़ली कहाँ कौन से जिले में है, बड़ली शिलालेख, बड़ली शिलालेख। बड़ली पहले अजमेर में पढ़ते थे, अब कहां पढ़ेंगे, केकड़ी जिले में, ठीक है। राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, वो है बड़ली। अलग अलग टॉपिक में इनकी चर्चा करेंगे अपने, अभी तो मैं तुम्हें मोटी मोटी यहां पर बात समझा रहा हूं। अभिलेख, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेख का अध्ययन बताओ क्या कहलाता है, अभिलेख का जो अध्ययन है बताओ क्या कहलाता है भाई। अभिलेख का जो अध्ययन है वह एपीग्राफी कहलाता है, एपीग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीग्राफी। और कैलीग्राफी क्या अभी बताया, तो लेखन की एक शैली है, शैली है। कैलीग्राफी जो है वो लिखने की एक क्या है, शैली, ठीक है। प्रशस्ति, देखो अगर हम बात करें प्रशस्ति की तो उसको मैं थोड़ा सा बड़े में बताऊंगा, अभी बात रखो सिर्फ सिक्कों की, किसकी, सिक्कों की। तो देखो मेरे दोस्त, सिक्कों की अगर हम बात करें तो सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का जो अध्ययन है वो कहलाता है न्यूमिस्मेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। बताओ सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। शिलालेख का पॉइंट एक बार छोड़ दो, उसको हम बाद में देखेंगे, प्रशस्ति का सॉरी। सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल ये पढ़ेंगे ही, तो ये मैं आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ा दूंगा। अभी कालीबंगा हेडिंग लगाए, कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में है, ये लगा के छोड़, इतना उतारो चलो। इतिहास कुछ ऐसा ही हुआ, पूर्व, पहले, इतिहास का मतलब होता है घटना, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन काल की वह घटनाएं जिन्हें वर्तमान में साक्ष्य के आधार पे पढ़ रहे हैं वो इतिहास है। साक्ष्य में जैसे सभ्यता हो गई, शिलालेख होगी, तो मैं इन्हीं के आधार पे पढ़ाऊंगा अब तुम्हें इतिहास, ठीक है। सभ्यता जैसे कालीबंगा, शिलालेख की हम बात करें तो बड़ली शिलालेख केकड़ी जिले में है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, प्रशस्ति की बात अभी करेंगे। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक। रुपया नामक मुद्रा सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाई थी, ये बात याद रख। समझ में आ रहा है क्या, आवो कट जाओ। हाँ भाई लिख लिया। अब देखो, अब बात करें प्रशस्ति।
प्रशस्ति क्या होती है, मैं तुम्हें एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मोटा मोटा एक बार समझ में आया। टॉपिक इनकी अलग चर्चा करेंगे ये अपने, है ना। तो अब बात करें प्रशस्ति, अपना जो पॉइंट था प्रशस्ति। एक प्रशस्ति है, इसका नाम है राज प्रशस्ति। नाम सुना है राज प्रशस्ति का? वेरी गुड। देखो राज प्रशस्ति की अब बात करें तो बोलो राज। राज से याद रखना राजसमंद। कौन सी झील के पास लगी है? राजसमंद झील। राजसमंद झील के पास। और राजसमंद झील कौन से जिले में है? राजसमंद में। अब सुन लो एक बार बात ध्यान से। ये प्रशस्ति इतनी बड़ी है, 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 इतनी बड़ी है। ये बताऊं कितनी बड़ी है? ईगा टाइम जो राजा था, राजा को नाम हो राज सिंह, मेवाड़ का शासक था ये राज सिंह, इसने लगवाई थी, लगवाई थी। जैसे आप राजसमंद झील को देखोगे ना, ये अपनी झील है राजसमंद। तो राजसमंद झील के उत्तर में जाओगे तो नौ चौकी पोल है। इस झील के आप ऊपर उत्तर में जाओगे तो यहाँ पर ऐसे नौ चौकी पोल लगे हुए हैं। गुरुजी पोल क्यों है नौ चौकी? यानी चौकियां बनड़ी है, नौ पेड़ियां। जहाँ कोलाय झील देखिए, जहाँ पर कोई तालाब देखा है, कोई झील देखा, लेकिन देखिए ई टाइप में पेड़ियां लगड़ी हो स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे यहाँ पर नौ लगी हुई है, नौ चौकी। और नौ चौकी के अंदर भी नौ पौड़ियां हैं। गुरुजी समझे नहीं, देखो जी हाँ, ए टाइप हूँ, ए टाइप हूँ अपने, मान लो आप पूरी झील है, ठीक है जी हाँ झील होगी। तो अब इसके अंदर ऐसे नौ पेड़ियां लगी हुई है, एक दो, इस प्रकार से उतरने के लिए उतर गई। अब नौ पेड़ियों के अंदर भी नौ नौ पेड़ियां और लगी हैं ऐसे, समझ में आ गई बात? तो ऐसे लगी हुई है नौ चौकी पोल। और इसे बोलते हैं उत्तरी नौ चौकी पोल। इसे क्या बोला जाता है? उत्तरी। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, नौ चौकी पोल किस झील के पास है? राजसमंद झील के पास। और ये जो उत्तरी नौ चौकी पोल है, यहां पर लिखाई गई है वो प्रशस्ति जिसका नाम क्या है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा के अंदर। आप विश्वास नहीं करोगे, ये प्रशस्ति 25 शिलालेख पर, कितने शिलालेख पर? इतनी बड़ी प्रशस्ति है कि 25 शिलालेख को यूज ला गयो। इसलिए यह प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अगर प्रश्न पूछे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? वो है राज प्रशस्ति। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। अब सुनो ध्यान से। राज प्रशस्ति राजसमंद झील में है, राजा राज सिंह ने लगवाई, संस्कृत भाषा में 25 शिलालेखों पर। 25 शिलालेखों पर इस पे श्लोक लिखे गए हैं 1917। टोटल श्लोक कितने हैं? 1917 श्लोक हैं टोटल। इस पर 1917 श्लोक हैं। तो गुरुजी इसको क्या लिख रहा है क्यों में? इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का जो इतिहास है उसकी क्या मिलती है? जानकारी। इस प्रशस्ति में बताइए किसकी जानकारी मिलती है? मेवाड़ इतिहास की। तो गुरुजी राज सिंह तक ही थोड़ी था इतिहास, तो मतलब मेवाड़ का इतिहास राज सिंह तक थोड़ी था। मेवाड़ का अंतिम राजा तो भोपाल सिंह हुआ था। तो फिर ये क्या कहानी है? तो सुनो। राज सिंह के था, उसका मन में विचार आ गया कि मैं ही हूं जो। तो राज सिंह ने क्या लिया, क्या किया, इसने शुरू से मेवाड़ का इतिहास देखा। और मेवाड़ का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो बप्पा रावल को मानते हैं। वैसे गुवादित्य था, गुवादित्य का इतिहास इतना उभरा नहीं, पिरोया नहीं इतिहासकारों ने। तो सीधा सीधा आप याद रखोगे बप्पा रावल। बप्पा रावल का नाम लिखवाया भाई साहब ने सबसे पहले कि बप्पा रावल हमारे मेवाड़ के संस्थापक थे, ठीक है। तो बप्पा रावल से, और ये राजा कौन सा अब जो पढ़ा रहा हूं? राज सिंह। तो बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। तक का क्या लिखा गया इसमें? इतिहास। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास लिखा गया मेवाड़ की इस राज प्रशस्ति में। और मैं आपको बता दूं इसमें एक राजा का नाम नहीं लिखाया। कब वो कमू तो ये मानते हैं उसको। और उस राजा का नाम क्या था? रतन सिंह। ये वही रतन सिंह है जो पद्मनी के क्या थे? पतिदेव।
राज रतन सिंह का नाम नहीं मिलता, नहीं मिलता है। तो इस प्रशस्ति के अंदर किसका नाम नहीं मिलता है? रतन सिंह का। लिखो जल्दी जल्दी। ये अपनी राज प्रशस्ति। काले शिलालेख हैं, काले रंग के हैं सारे यहां पर जो शिलालेख हैं, काले रंग के शिलालेख पर जो है वो लिखाई गई है, काले रंग के शिलालेख है ना। और मेवाड़ में जो ये राज प्रशस्ति लिखी गई है, इसकी एक बात और मैं बता देता हूं कि इस प्रशस्ति की जो रचना है, प्रशस्ति की रचना, रै से राजसमंद, रै से रण छोड़, रण छोड़ भट्ट तेलंग, रण छोड़ भट्ट तेलंग ने। अब एक बात और सुनो, अब एक बात और सुनो तुम ध्यान से, नोट। एक तो है राज प्रशस्ति, एक तो कौन सी प्रशस्ति है? राज। और एक प्रशस्ति है राय प्रशस्ति, राय प्रशस्ति। तो मुझे एक प्रश्न ये बताओ तुम, राय प्रशस्ति कहाँ है? और इसको जो लिखवाया था वो किसने और किस ने लिखी थी? राय सिंह लिखी गई। राजा महाराजा कद्दू प्रशस्ति लिखा गया। देखो, राय प्रशस्ति है जूनागढ़, जूनागढ़ को किलो कठहर है। जूना का महल भी है क्या? और जूना का किला भी है क्या? जूना कचेरी भी है क्या? जूना जूना की इतनी चीज है कि मुंह में जुनू जुनू ही लागे। बताओ जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर। जूना का महल पूछे तो डूंगरपुर, और जूना का किला और आपाकोट का किला ये बाड़मेर के अंदर देखते हैं। और एक जूना कचेरी है वो कुंभलगढ़ में बादल महल, जिसमें महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। तो लिखो, राय प्रशस्ति जूनागढ़ में है। और जूनागढ़ कहां पर है? बीकानेर में। और इस राय प्रशस्ति को किस राजा ने लगवाया था? तो शासक लिख लेना, राय सिंह। और इसकी जो रचना है वो जैन मुनि जयिता ने की। जयिता याद रखना, ठीक है, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। रचना जैन मुनि जयिता। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये टॉपिक अपने जरूर आगे देखेंगे, ठीक है। अभी एक बार इनका थोड़ा मोटा मोटा तुम्हें आइडिया समझा रहा हूँ आज की सामान्य परिचय क्लास में। एक क्लास सिर्फ जो है वो राजस्थान के सामान्य परिचय की ही रखेंगे। पीछे दिख रहा जाता है क्या तुमको? नहीं, ये लिखते टाइम कॉपी में। तो राज प्रशस्ति सिंपल है ना, ये क्यों? तो राज प्रशस्ति कहां पर है? राजसमंद। शासक राज सिंह ने लगवाई। राज सिंह ने, अच्छा ये कह रहे हो क्या आप? 1676 में लिख लो। तो राज सिंह ने 1676 में लगवाई। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा में है 25। अच्छा, पुराना टाइम में जी की भाषा ही बाए की, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत। संस्कृत निकली है सारी भाषा, हिंदी राजस्थानी गुजराती सारी भाषा संस्कृत निकली है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो ये है। और संस्कृत भाषा की शुरू शुरू में लिपि जो ही भाई ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? यानी संस्कृत का जब विकास हो रहा था ना तो ब्राह्मी लिपि, वर्तमान में देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि सारे बोलो, देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी की, अंग्रेजी की और पंजाबी की गुरुमुखी। पंजाबी की राजस्थानी भाषा की लिपि है महाजनी। हाँ तो याद रखियो। 25 शिलालेख, 1917 के 1917 श्लोक लिखे गए हैं इसमें। मेवाड़ का इतिहास की जानकारी है इस प्रशस्ति में।
बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास है। इसमें एक का नाम नहीं मिलता, बोलो किसका? रतन सिंह का। और उत्तरी नौ चौकी पोल पर काले रंग के शिलालेख 25 उन पे लिखी गई है ये। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। प्रशस्ति की रचना जो है वो रणछोड़ भट्ट ने की थी। लेकिन ऐसी एक प्रशस्ति और राय, ये राज वो राय, राय सिंह ने, जूनागढ़ बीकानेर का राजा था ये, और जैन मुनि जयिता ने लिखी थी। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब बनता है प्रश्न जनक को लेकर, इतिहास का जनक। तो इतिहास आप 3 स्तर पर पढ़ांगा। देखो, एक होता है अपने जो सिलेबस में वो राजस्थान का ही है। वैसे इतिहास 3 स्तर पे है, एक विश्व का इतिहास, और एक भारत का इतिहास, और एक अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान। तो आप ये बताओ कि विश्व इतिहास का जो जनक है वो कौन है? अरे बोलो सारे। हेरोडोट्स। हेरोडोटस या डोट्स? ठीक है, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरी का। हिस्टोरी का किसकी रचना है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है भाई? हिस्टोरी का। भारतीय इतिहास के जनक है वेद व्यास। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास। और वेद व्यास ने जो रचना की वो महाभारत। महाकाव्य कितने हैं? 2। एक महाभारत है और एक रामायण है। ठीक है, तो वेद व्यास ने जो रचना की वो किसकी? महाभारत। अब कहते ना क्या महाभारत है? महाभारत आज तक ही समझ में नहीं आई, की तरह कितनी बार देख ली है ना। तो महाभारत लिखी। महाभारत किसने लिखी थी? अच्छा, वेद व्यास ने रचना की थी वेदों की। और इसने किसकी रचना की? वेदों की। अब मुझे बताओ वेदों की संख्या कितनी है? 4। और 4 वेद में अपने राजस्थान का नाम भी है। पहले बताओ आप मुझे वेद 4 वो। नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं ऋग्वेद, पढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं सामवेद। वाद्य बुद्ध यंत्र देखा, नृत्य नृत्यों का, संगीत कला का जनक यही है, सामवेद। और नवीनतम वेद जो है उसका नाम क्या है? अथर्व। नवीनतम जो वेद है वो कौन सा है? चलो 1% तो ये याद रखना है यहाँ पर, सबसे प्राचीन वेद तो ये है ऋग्वेद। और सबसे नवीन कौन सा है? सबसे नवीन जो है वो अथर्ववेद। ठीक है, अब देखो भाई, वेद व्यास ने जो रचना की वेदों की। अब मैं तुम्हें यहाँ इस ऋग्वेद के अंदर वैसे देखा जाए तो 10 मंडल है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताता हूँ क्योंकि एक प्रश्न आता है, ये पॉइंट आप नोट लगा के लिख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहले मैं राजस्थान को खत्म करता हूँ लिखकर कि राजस्थान इतिहास का जनक जो है वो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। द एनलॉस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी। इसका इतिहास अपने अलग देखेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब एक बात देखो, क्या कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं क्या? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पर मारा थोड़ा, वो इसी ने लिखा है गाना। इसने सच्ची लिखी है गुरु जी। तो घोड़े वाले बाबा किसे बोलते हैं कर्नल? ये प्रश्न भी एग्जाम में जो है पूछा गया है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। लेकिन इसमें से एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। इसकी बात बताते हैं। अब जी आज थोड़ा सामान्य सी जानकारी होगी ना इतिहास का, मोटी मोटी। कल अपन नए टॉपिक शुरू करते हैं। आज को ये क्लास मान लो, ये मान लो कि हमें थोड़ी ज्ञान की बात ही बता रहे हैं। कल शुरू हो गया असली क्लास, तो ये थोड़ा आप समझ लो इसमें मोटा मोटा क्राइटेरिया क्या होगा इसका। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो उसमें एक सूक्त है जिसका आप पढ़ते हो जिसे पुरुष सूक्त के नाम से, पुरुष सूक्त। और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में एक क्या है?
पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त से ऐसी जातियों की, विभिन्न विभिन्न जातियों की उत्पत्ति बताई है। अब देखो वो क्या चीज है। अब बात करें हम उस पुरुष सूक्त में, जी हाँ मान लो वो है पुरुष सूक्त, वो एक कोई पुरुष है, एक आप हाथ हो गया और एक खुल्ला हो गया, वो मुंह हो गया। ये इसका क्या है, ये इसकी होगी भुजा, भुजाएं क्या हो गई, और ये हो गई इसकी जांग, ये हो गए इसके चरण। और कौन थे, एक तो हमने लिखा 4 पॉइंट लिखे, एक तो क्या लिखो, मुख, नंबर 2 पे भुजाएं, नंबर 3 पे भाई जांगों से, और नंबर 4 पे वेश्या, सॉरी चरण। मुख से कौन सी जाति की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से कौन सी, जांगों से कौन सी, चरणों से कौन सी, ये थोड़ा सा आप समझना इस पॉइंट को। हम बात करें मुख से, मुख से तो भाई बोले ब्राह्मण की हम आए, ठीक है थे, आ गया कोई बात। ब्राह्मणों ने अपनी उत्पत्ति कहां से, ग्रंथ लिखने वाले कौन थे, तो आपकी चलो कोई बात को नहीं मान लिया। 2 नंबर पे भुजाओं पे लिया ये क्षत्रिय को, क्षत्रिय यानी जो शासक राजा महाराजा थे, ये प्रश्न आता है राजा महाराजा थे वो किस जाति के थे, तो क्षत्रिय थे वो। राजा महाराजा जो थे ना, राजपूत शासक थे, वो क्या माने जाते हैं, क्षत्रिय। ये हो गए शासक। उस समय प्राचीन काल में सबसे बड़ा जो पद होता था राजा के बाद, वो पुरोहित का होता था। और पुरोहित कौन, ब्राह्मण। पुरोहित कौन, जो यज्ञ वगैरह करते हैं वो। अब पुरोहितों ने ही सब कुछ लिखा है। अब घटना क्या होती है, अब मेन मुद्दा जो आता है वो इस बात का आता है कि इन्होंने तो ठीक है अपने ऊपर को क्वालिटी में रख लिया, अब दिक्कत होगी हमारे वाले लोगों के लिए। कैसे, जांगों से इसने बताई कि जांगों से जो जाति है उसका नाम है वैश्य, और चरणों से जो जाति की उत्पत्ति हुई वो थी शूद्र। और सबसे बुरा हाल हो गया इनका, क्योंकि इन्होंने लिख दिया कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तभी तो भीमराव अंबेडकर जी इस प्रकार आप देखते हो, है या नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार। और ऐसे बताते हैं, सुनने को मिलता है कि शूद्र अगर कोई व्यक्ति मान लो वेदों का अध्ययन कर रहा है या किताब पढ़ रहा है, अगर शूद्र सुन भी लेते थे ना, तो उसके कान में गरम गरम तेल डाल देते थे। मतलब इतनी ऐसी स्थितियां देखने को मिली थी। और बाकी कुछ कुछ जगह पर आज भी ऐसा देखने को मिलता है। आज भी अपने भली बात थे, केस गणाई देखो इन दिनों में, कैसे किसी ने क्या कर दिया तो उसके तहत उसकी जान ले ली गई। ठीक है, उसने सिर्फ उसको बहुत, ये आज भी ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में हद तक देखने को मिलता है, किसी का हाथ का पानी ना पीना किसी घर का। सबसे बड़ी बात एक ही है, अगर आप अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान होने का कर्तव्य निभा रहे हो, तो इससे जाति धर्म इसके अंधकार में, शिक्षक लोग तो वैसे ही नहीं आने चाहिए, पढ़े लिखे युवा तो ऐसे इसमें नहीं होने चाहिए। तुम देखो ऐसे कर रहे हो, तुम्हें इस्लाम धर्म के नाम पर कोई ऐसे दिख रहा है कि लोग वो ऐसे कर रहे हैं, तुम खाली हाथ बैठे हो तो जाओ तुम ये करो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें, पाकिस्तान को नाम आवाने के दिखा रहे हैं, और नो जो या फूल जो थे कि जानो ही मारते हैं, हाँ बस बिना तो क्या पाकिस्तान के सभी नागरिक ऐसे हैं क्या? ये बनाई क्राइटेरिया किन ने, हमारे दिमाग में ये सोच किसने डाली है कि पाकिस्तान के सारे ही ऐसे होते हैं? अब मान लो थे, मेरी बात सुनो, थे गया कोई हरियाणा में, बिहार में गया मान लो, और बिहार में बस में कोई मान लो घूमने गया होगा, और ये बिहार में नीचे उतरिया, पॉकेट उड़ा दी थारी। अब था वो एक ही साधन, अब थे बैठ के बैठा रोगा हो रहे सारा बिहारी ऐसा ही हुआ है। अरे तो एक बिहारी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो अपने सारे को थोड़ी इंक्लूड कर सकते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, यही हम सोच जाते हैं अपने क्राइटेरिया सर्किल के अंदर। एक मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ, अपने कोई स्कूल में देखो ये सारों ने फेजेस देखे हैं कि मान लो कोई लड़का या लड़की तुम्हें कहती है, तुम कहते हो कि मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, और वो कहती है तुम मेरे पास आने से पहले एक बार चेहरा देखा था शीशे में। कईयों को बोलने की अकल नहीं होती है। अब ओहो, के दिल पर लगी बात।
और मैं दिल पर लागे लागे बात ने जादू फूल बना दी तू रे वो किया। ओके है इन टाबर दे दियो सवेरे सवेरे क्लास लगाओ नहीं गुरुजी। चलो इसको एक बार साइड में रखते हैं, जय माँ चल गयो बिया अटक हो नहीं होगा। तो तुम क्या कहोगे, दुनिया की सारी लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। अरे उस एक मूर्ख लड़की ने ऐसे बोल दिया तो ऐसे थोड़ी अपनी पूरी, कई कई लोग मैंने ऐसे देखे रियल में शादी नहीं करते, कुंवारे रह जाते हैं उस एक उसने बात को लेकर कि ब्याह ही कौन करा है या नहीं है। क्यों अपनी जिंदगी अंधकार में डाल देते हो। अभी शुरू शुरू में तो ये लड़ाई चलती है हम शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, 30 एक साल की उम्र होता है फिर लोग बोलने लग जाते हैं कि अब शादी होगी नहीं है बैठ जा, है या नहीं है। तो इतना लंबी चौड़े जीवन नहीं है, तब मैं कह रहा हूँ। और ना किसी की बातों पे ऐसे आओ धर्म के नाम पर जाति के नाम पे कोई तुम्हें मूर्ख बना दे। पढ़े लिखे लोगों को नहीं बना सकता धर्म और जाति के नाम पे। अगर तुम्हें बना रहा है कोई मूर्ख तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो। सही बात है ये, है या नहीं। तो निर्णय सोच समझ कर लेने होते हैं। ठीक है, तो देखो अब इनको क्या है, पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान। अब जे कोई यह बात कह दे और किसी ने SC ST नाम का केस लगा दिया, ओहो के जेल में वो गड़ाओ, जेल से बाहर भी नहीं आएगा वो, जमानत नहीं होगी जल्दी सी अगर पहुंच नहीं हुई तो ढंग की उसकी। तो ये काम अच्छा है क्योंकि पढ़ने का अधिकार सभी को है या नहीं है। क्योंकि देखो आप कहाँ पैदा हुए हो डजेंट मैटर, किस गरीब स्थिति में हो, लेकिन पढ़कर आप एक दिन देश का राजा भी बन सकते हो। वो कब, सिर्फ एक चीज से ही, पढ़ाई से। अपना का नेकी चीज है कोई या कोई नहीं। अब कई कई बार आप सुना गुरु जी मेरो बिजनेस करने को जी करे, बट बिजनेस तो मेरी करे करा के, तो आप बिजनेस करके किसका मन नहीं करता, सबका करता है। अब मैं कहूँ तो चलो खोल लो फिर पेट्रोल पंप, जी करे थारो बिजनेस करने को, ताक होटल थोड़ी खोलोगा थे, BA कर रही है MA कर रही है या नहीं है। तो बिजनेस करने का, बिजनेस के लिए पीछे होना तो चाहिए बैकग्राउंड, ये करना है कितनी सोच बना लो। तो सबसे पहले बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए पढ़ो, खूब मेहनत करो, और जब एक अच्छे मुकाम पे हो जाओ फिर कुछ मर्जी करो, सभी सफल होगे, हर जगह सफल होगे। अब कोई नहीं, अब तो थाने ही लगाओ मेरी जिंदगी इसी, अरे सभी को लगता है एक टाइम मानने लग तो कि हमारी जिंदगी इसी है, भगवान माने सारा दुख दे दिया गया। लेकिन समय समय पर जो है वो सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना बात। तो पुरुष सूक्त के अंदर 10वें मंडल में ये उत्पत्ति बताई है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांगों से वैश्य और चरणों से शूद्र वर्ग के जो लोग थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये बात जो है वो ऋग्वेद के अंदर 10वें मंडल में मिलती है। अच्छा फिर गुरुजी, अब जैसे आज कई काफी लोग बहुत हद तक जो लोग हैं वो इन चीजों से बहुत बाहर आ गए हैं, वो भी जात पात का भेदभाव नहीं करते, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो ये भी मैं तुम्हें थोड़ा सी कहानी कहानी बताता हूँ, ये अपने सिलेबस में नहीं, ये भी RS मेंस का टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर लगता है। टॉपिक का नाम है प्रबोधन। प्रबोधन एक टॉपिक है। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग हैं वो कैसे जागरूक हुए। तो अब ये तो रचना ही हुई हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे आए शिक्षित, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे उस समय में कुछ लोग आए ऐसे, उन्होंने लिखकर ऐसे जो पब्लिश करनी कर दी बुकें किताबें छोटी छोटी प्रिंट में, कि अगर आपको मान लो भगवान नाम की चीज है या भगवान का अस्तित्व है या भगवान में आप विश्वास रखते हो, तो आप सीधा भगवान से मिलो, बीच में जो पुरोहित हैं उनको हटाओ। समझ में आई बात कैसे। ये रोम एक शहर है, नाम सुना है रोम, जिसे पोप का शहर कहते हैं रोम, है ना। और अपने वो कौन सा धर्म है, ईसाई, ईसाई धर्म में अपने पढ़ते हैं ईसा मसीहा को 4 ईस्वी में जन्म हुआ था जेरूसलम में, पोर्टियस गवर्नर था वहां का, 33 ईस्वी में इसको टांग दिया था सूली पर। तब इसने भी एक ही बात बोली थी, भगवान इन्हें माफ करे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसको तो बहुत दर्दनाक मौत से मारा था। ठीक है, बाइबिल ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो ये देखने को मिलेगा। तो रोम के अंदर सबसे पहले जो है, रोम में ये थोड़ा चलो ये बात, रोम के अंदर क्या किताबें छपनी शुरू हो गई, और उन किताबों में ये लिखा था कि भगवान के साथ आप सीधा भी संबंध बना सकते हो, बीच में जो पुरोहित है इनको हटाओ। अब पुरोहितों ने ये पढ़ा तो पुरोहित का तो दिमाग हाल गया कि ये क्या हो रहा है, हमारा तो मतलब ऐसे बिल्कुल ही जो है वो पतन हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, किसके सारे जिएंगे। एक ही तो सारा था कि राजा के बाद दूसरा बड़ा पद था। अब लोग जागरूक होने लगे कि हम भगवान से सीधा भी मिल सकते हैं, क्योंकि पहले दिमाग में इतना ही क्राइटेरिया था, अगर भगवान से मिलना है तो पहले इन भगवान से मिलो फिर ये उस भगवान से मिलवाएंगे। ठीक है, तो पहले लोगों की सोच ये थी। लेकिन ये समय समय पर जैसे जैसे पब्लिश होने लगी, किताबें छपने लगी, तो उन्होंने पढ़ा। जैसे आज तुम देखो किताबें पढ़ोगे, संविधान पढ़ोगे, तो तुम्हें अगर अच्छे लेवल से पढ़ोगे ना, गहराई से, तो तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाएगा कि वास्तव में इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जितना लोगों ने बना रखी है या नहीं। हर कोई क्राइटेरिया इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आई आपको इतनी बात। तो इस प्रकार से जो है वो लोग जागरूक हुए थे।
तो ये था अपने आज इतिहास की सामान्य सी जानकारी, और कल हम शुरू कर देंगे पहला टॉपिक जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के नाम से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। क्लास आज के लिए इतनी। जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग।